मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी टीचरों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आज हम आपको संधारित्रों के समांतर संयोजन के बारे में, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। समांतर संयोजन बताने के पहले हम आपको श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में बता रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट में मिस्टेक होने से नीचे के 2 लाइन रह गए थे, तो पहले उसको हम बताते हैं आपको। यहाँ संधारित्रों का संयोजन में एक संधारित्र लेते हैं। यह संधारित्र ए और बी के बीच में कनेक्ट है। इसकी एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव होती है। इसके बीच की डिस्टेंस डी लेते हैं। अब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर भिन्न भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावर्तन के 3 पदार्थों को भर दिया जाए तो इसकी तुल्यधारिता क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें डिफरेंट थिकनेस की और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के 3 सबस्टेंस को भरा गया है, यानी अलग अलग मोटाई के और भिन्न भिन्न परावर्तन वाले पदार्थों से 3 पट्टियों को भर दिया गया है। इनकी पहचान के लिए इनको हम अलग अलग से दर्शा रखे हैं। पहली पट्टी की मोटाई इसमें लेते हैं T1, दूसरी पट्टी की मोटाई T2 और तीसरी पट्टी की मोटाई T3 लेते हैं। तो इन पट्टियों की मोटाई T1, T2 और T3 है और इनके परावर्तन के मान एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 है। पहले पराभूत पदार्थ का परावर्तन एप्सिलॉन R1, दूसरे पराभूत पदार्थ का एप्सिलॉन R2 और तीसरे का एप्सिलॉन R3 है। यहाँ ये देख रहे हैं कि इन पदार्थों के पट्टियों की क्षेत्रफल तो समान है। इस संधारित्र के बीच में जो पराभूत पदार्थ भरे हुए हैं, इन पराभूत पदार्थ के पट्टियों के क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन इनकी मोटाइयां भिन्न भिन्न है। अगर यहाँ क्षेत्रफल समान है, इनकी मोटाई भिन्न भिन्न है, तो इस तरह का संयोजन श्रेणी संयोजन के समान होता है। यह श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी संयोजन कहलाता है कि इसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ 3 संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में दर्शाया गया है। तो इस तरह का संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाएगा। इनके बीच में अलग अलग पराभूत पदार्थ की पट्टियां भरी हुई हैं। पहले पराभूत पदार्थ का परावर्तन एप्सिलॉन R1, दूसरे का एप्सिलॉन R2 और तीसरे का एप्सिलॉन R3 है और इनकी मोटाई क्रमशः T1, T2 और T3 है। ए बी के बीच में जुड़े इन संधारित्रों की हमें तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो ऊपर जो चित्र दर्शाया गया है, संधारित्र का जो संयोजन दर्शाया गया है, उसको हम नीचे दिए गए संधारित्रों के श्रेणी संयोजन के रूप में दर्शा सकते हैं। हमें जानते हैं कि वायु संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, जबकि
पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अर्थात पराभूत पदार्थ से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता का एप्सिलॉन आर गुना होता है। तो यहाँ पे पराभूत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो पहले हम इन संधारित्रों की अलग अलग धारिता ज्ञात करते हैं। तो पहले संधारित्र की धारिता अगर C1 ले लें, दूसरे की C2 ले लें और तीसरे की C3 ले लें, तो C1 इज इक्वल एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसी प्रकार C2 इज इक्वल एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तथा एप्सिलॉन C3 इज इक्वल एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन यहाँ डी के स्थान पे इनकी जो मोटाई है, ये तो प्लेटों का क्षेत्रफल लेते हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल समान है, इसमें इनकी मोटाई पहले संधारित्र की T1 है, दूसरे की यहाँ पे T2 और पहले संधारित्र की मोटाई T1, दूसरे संधारित्र की मोटाई T2 और तीसरे की मोटाई T3 देते हैं। क्योंकि ये तीनों संधारित्र सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता सूत्र के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि जब संधारित्र अगर सीरीज में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, इनकी तुल्य धारिता होती है 1/c इक्वल टू, सीरीज में 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। तो यहाँ आप देखते हैं कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है सीरीज में, तो इनका तुल्य धारिता इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। इसलिए 1/cs इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/cs इज इक्वल 1/, यहाँ C1 की वैल्यू रखते हैं तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई T2 प्लस 1/एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई T3। यहाँ देखते हैं कि ये T1 T2 T3 ये नीचे है, न्यूमरेटर के रूप फॉर्म में है, इसलिए ये ऊपर चले जाते हैं न्यूमरेटर के फॉर्म में। तो 1/cs इज इक्वल T1 बाई एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे इन सभी में से, इन तीनों राशियों में से देख रहे हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट ए से कॉमन मिल रहा है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेते हैं और शेष को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3 प्राप्त होता है। या इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं, तो इस श्रेणी संयोजन में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान CS इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यह क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट ए नीचे है, यह ऊपर हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3 प्राप्त होता है। यही इन संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है। तो पीछे वीडियो में आपको नीचे की ये जो 3 लाइनें हैं, ये टेक्निकल मिस्टेक के कारण छूट गए थे,
इसलिए आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम समांतर क्रम या इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संधारित्रों का समांतर संयोजन। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जुड़े हुए संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, जबकि प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। इसके पहले श्रेणी संयोजन देखे थे कि श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्र की सभी प्लेटों पर आवेश के मान तो समान थे, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न थे। लेकिन यहाँ समांतर संयोजन में प्लेटों पर आवेश के मान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। और प्लेटों के बीच विभवांतर का वही मान होता है जितने विभवांतर के बैटरी से इनको संयोजित किया जाता है। समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर, जबकि इनके दूसरी प्लेटों को एक अन्य बिंदु पर संयोजित किया जाता है। यहाँ 3 संधारित्र देते हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। इनको समांतर संयोजन में संयोजित करते हैं। इसे 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर देते हैं। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, इनको बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं क्योंकि इन तीनों की पहली प्लेटें बिंदु A से और इनकी दूसरी प्लेटें बिंदु B से संयोजित हैं, अतः यह समांतर संयोजन होता है। इसमें जब इस बैटरी से पॉइंट A का कनेक्शन करते हैं तो यहाँ से जो चार्ज इसमें आते हैं, अगर मान लें कि Q चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, यह Q चार्ज इस पॉइंट पे आने से ये तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, यानी तीनों संधारित्रों में चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है। पहले संधारित्र पे चार्ज की वैल्यू Q1, दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3 लेते हैं, यानी यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आवेश वितरित हो जा रहे हैं। तो तीनों संधारित्रों में आवेश के मान भिन्न भिन्न है, पहले में Q1, दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3 है। क्योंकि पहली प्लेटें इनके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हैं, अतः इनकी पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इनकी पहली प्लेटें धनावेशित होती हैं तो प्रेरण के कारण इनकी दूसरी प्लेटों पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः इनकी दूसरी प्लेटें ऋणावेशित हो जाती हैं प्रेरण के कारण। दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश होता है और बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश होता है, किंतु दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होने के कारण इसके ऋण सिरे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके धनावेशों को उदासीन कर देते हैं, तो धन आवेश यहाँ से हट जाते हैं, केवल ऋण आवेश ही रह जाते हैं। तो तीनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो गए और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, अर्थात क्योंकि तीनों संधारित्र बिंदुओं A व B के बीच जुड़े हैं और हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है, अतः पहले संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, वही मान दूसरे संधारित्र प्लेटों के बीच है और वही तीसरे संधारित्र प्लेटों के बीच में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश के मान तो भिन्न भिन्न, जबकि प्लेटों के बीच विभवांतर का मान समान है। अब इसकी तुल्यधारता हम ज्ञात करने के लिए पहले संधारित्र प्लेटों को कुल आवेश ज्ञात करते हैं। तो माना C1, C2 व C3 धारिताओं के C1, C2 व C3 धारिताओं के 3 संधारित्रों को
बिंदुओं ए और बी के बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इनकी प्लेटों पर आवेश की मान, इनके प्लेटों पर आवेश के मान, आवेश के मान क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है, जबकि प्लेटों के बीच, विभवांतर V है। अब इनकी तुल्यधारता ज्ञात करने के लिए संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश ज्ञात करते हैं। इसलिए संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूंकि सूत्र से हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा Q इक्वल टू CV होता है, इसलिए यहां Q1 के प्लेस पर C1V, Q2 के प्लेस पर C2V तथा Q3 के प्लेस पर C3V लिखते हैं। विभवांतर, संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर तो समान है, लेकिन इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न हैं, अतः इन पर आवेश के मान भी भिन्न भिन्न होंगे। तो Q1 के स्थान पर C1V, Q2 के स्थान पर C2V और Q3 के स्थान पर C3V लिखते हैं। यहाँ Q इज इक्वल टू V, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो शेष बचा हुआ मान C1 प्लस C2 प्लस C3 के रूप में प्राप्त होता है। यह समीकरण 1 लेते हैं। यदि तीनों संधारित्रों की तुल्यधारता C हो तो V वोल्ट की बैटरी से इसके प्लेटों को संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश समान Q होगा। यदि संधारित्रों के संयोजन की तुल्यधारता C हो, यदि संधारित्रों की तुल्यधारता Cp हो, क्योंकि ये समांतर क्रम में संयोजित है इसलिए तुल्यधारता को Cp दर्शा रहे हैं, तो इनकी प्लेट में आवेश Q इक्वल टू CpV होगा। इसे समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। अब ये देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 इनके बाएं पक्ष का मान समान है, तो इनका दायां पक्ष का मान भी समान होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसलिए CpV इज इक्वल V इंटू ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ V से V कैंसिल हो जाता है, इसलिए संधारित्रों के सदिश समांतर संयोजन में तुल्यधारता Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 3 के रूप में लेते हैं। इससे ज्ञात होता है कि समांतर संयोजन में तुल्यधारता का मान जुड़े हुए सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के रूप में होता है। संधारित्रों की धारिता को बढ़ाना है तो इसे हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, जिसे मान लें कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड व
4 माइक्रोफैरेड हैं। इनको बिंदुओं ए और बी के बीच जोड़ते हैं तो श्रेणी संयोजन होता है। अगर इन्हीं को हम दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनकी तुल्य धारिता, पहले संधारित्र धारिता 2 माइक्रोफैरेड, दूसरे की 3 माइक्रोफैरेड और चौथे की और तीसरे की 3 माइक्रोफैरेड लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि 3 संधारित्र हैं, ये बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़े हैं, लेकिन समांतर क्रम में संयोजित हैं क्योंकि इन तीनों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर और तीनों की लास्ट प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। इसलिए इनकी तुल्य धारिता का मान सूत्र के अनुसार C1 + C2 + C3 होगा, जहां C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 3 और C3 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है। इसलिए इनकी तुल्य धारिता का मान 9 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। तो इस तरह से संधारित्रों के श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र हम प्राप्त करते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, कंपटीशन के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। सी धारिता के संधारित्रों को बिंदुओं ए व बी के बीच अनंत पदों तक जोड़ा गया है। तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सी धारिता के एक नहीं अनेक संधारित्र हैं जिनको बिंदु ए और बी के बीच अनंत पदों के रूप में जोड़ा गया है। यहां ये देख रहे हैं कि सी धारिता वाले अनेक संधारित्रों को बिंदुओं ए व बी के बीच अनंत पदों तक सूचित किया गया है। इनका क्रम अनंत पद तक है। तो यह प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्नों को हम लेटर फॉर्म क्वेश्चन बोलते हैं, सीढ़ीनुमा प्रश्न बोलते हैं। यहाँ यह देखते हैं कि जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिता समान है और इनको बिंदुओं ए और बी के बीच में जोड़ा गया है। इसमें यह मान लेते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता सी डैश है। इसके सलूशन के लिए मानते हैं माना बिंदुओं ए व बी के बीच
माना बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता C डैश है। अगर ए और बी के बीच में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता C डैश मानते हैं तो इसमें दो बिंदु कंसीडर करते हैं। एक बिंदु यहां पर P, दूसरा Q लेते हैं। अब इस श्रेणी में जुड़े संधारित्रों में पहले दो संधारित्र को अगर छोड़ करके बिंदु P और Q से आगे जुड़े संधारित्रों का संयोजन देखें तो यह ज्ञात होता है कि बिंदु P और Q के बीच जुड़े शेष संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान भी C डैश ही होता है। अर्थात बिंदु P और Q के दाईं ओर जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान वही होता है जो बिंदु A और B के बीच जुड़े दाईं ओर जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है। इसलिए प्रथम दो को छोड़ने पर भी शेष संधारित्रों की तुल्य धारिता भी C डैश होगी। अतः प्रथम दो संधारित्रों को छोड़ने पर भी शेष संधारित्रों की तुल्य धारिता भी C डैश होगी। इससे जानकारी रहता है कि पहले दो संधारित्र को अगर छोड़ के चलते हैं तो भी लास्ट के जितने संधारित्र जुड़े हैं उनकी भी तुल्य धारिता C डैश होती है। अब इनको हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। अतः संयोजन को निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। इन्हें निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अब इस संयोजन में यह देखते हैं कि पहले दो को छोड़कर शेष के भी पहले दो संधारित्र को अगर छोड़ के चलें तो शेष का भी कुल धारिता C डैश होती है। अतः इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इनको बिंदुओं A व B के बीच संयोजित किया गया है। पहले दो संधारित्रों की धारिताएं C हैं और प्रथम दो को छोड़कर शेष संधारित्रों की जो धारिताएं होती हैं ये C डैश, इसको C1 मान लेते हैं या इसको C डबल डैश के फॉर्म ले लेते हैं। तो प्रथम दो को छोड़कर शेष संधारित्रों की तुल्य धारिता को C डैश के रूप में दर्शाते हैं। प्रथम दो को छोड़कर शेष संधारित्रों की तुल्य धारिता वही होती है जो A और B के बीच में है। अतः P और Q के बीच में जुड़े शेष संधारित्रों की धारिता भी C डैश ही होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दो जो संधारित्र हैं C और C डैश ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि इसकी लास्ट प्लेट इसके फर्स्ट है। तो C और C डैश को पहले हम श्रेणी संयोजन में संयोजित करते हैं। यहाँ C व C डैश को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अगर इनको श्रेणी क्रम संयोजित करते हैं तो इनकी कुल धारिता हो जाती है 1/C डबल डैश। अब C व C डैश इन दोनों को श्रेणी क्रम में लेते हैं क्योंकि इसकी लास्ट में इसके फर्स्ट है तो इनकी तुल्य धारिता हम C डबल डैश के रूप में लेते हैं। तो 1/C डबल डैश इज इक्वल 1/C प्लस 1/C डैश या 1/C डबल डैश इज इक्वल C डैश कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा C डैश प्लस C या C डबल डैश इज इक्वल C डैश बाई
सी डैश प्लस सी हो जाता है, सी सी डैश बाई सी डैश प्लस सी, या इसको हम सी प्लस सी डैश के रूप में लिखते हैं। और इसका नया रूप इस तरह से प्राप्त होता है, क्योंकि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर नया संधारित्र प्राप्त होता है जिसकी धारिता सी डबल डैश होती है और इसकी धारिता सी है। ए और बी के बीच में अब ये दोनों संधारित हो जाते हैं, दोनों की पहली प्लेट ए बिंदु से जुड़ती है, दोनों की लास्ट प्लेट बी बिंदु से जुड़ती है, अतः वे दोनों समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो समांतर क्रम संयोजित होते हैं तो इनकी कुल धारिता हम ज्ञात करते हैं। तो समांतर संयोजन में इनकी कुल धारिता, क्योंकि ए और बी के बीच में हम कुल धारिता सी डैश माने हैं, इसलिए सी व सी डबल डैश को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, क्योंकि दोनों की पहली प्लेट एक दिन पर, दोनों की लास्ट एक प्लेट पर है, अतः ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। इनको समांतर क्रम में संयोजित करने पर अब इनके कुल धारिता का मान सी डैश इज इक्वल सी प्लस सी डबल डैश होता है। क्योंकि समांतर क्रम है इसलिए समांतर संयोजन जानते हैं कुल धारिता सी इक्वल टू सी प्लस सी टू होती है, तो सी डैश इक्वल टू सी प्लस सी डबल डैश, इसलिए सी डैश इक्वल टू सी प्लस, अब यहाँ से सी डबल डैश का मान यहाँ रख देते हैं, तो सी डबल डैश का मान अगर रखते हैं तो ये होता है सी सी डैश बाई सी प्लस सी डैश। इसका यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो सी इंटू सी प्लस सी डैश प्लस सी डैश बाई सी प्लस सी डैश के रूप में प्राप्त करते हैं। या यहाँ से हम कर सकते हैं सी प्लस सी डैश का इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो सी डैश इंटू सी प्लस सी डैश इज इक्वल सी इंटू सी प्लस सी डैश प्लस सी डैश, या इसको लिख सकते हैं सी डैश सी प्लस सी डैश स्क्वायर, सी डैश सी प्लस सी डैश स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस सी डैश सी और प्लस सी डैश सी। यहाँ एक सी डैश सी एक सी डैश सी से ये कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह हमें प्राप्त होता है सी डैश स्क्वायर इज इक्वल सी डैश स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस सी डैश सी, या इसे हम लिख सकते हैं सी डैश स्क्वायर माइनस सी डैश सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूप में प्राप्त होता है, द्विघाती समीकरण रूप में। अगर इसकी हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ए के प्लेस पर 1 प्राप्त होता है, क्योंकि सी डैश का मल्टीपल यहाँ पे एक्स के हम जब रूट निकालते हैं वैल्यू, तो श्रीधराचार्य फार्मूला के अनुसार हम जानते हैं कि यहाँ पे x के दो वैल्यू आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह श्रीधराचार्य फार्मूला के अनुसार प्राप्त होता है जहाँ x के दो वैल्यू आते हैं। और इस तरह इस ऊपर वाले समीकरण की अगर हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द्विघाती समीकरण से अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर a के प्लेस पे हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि x के यहाँ दो मान आएंगे, यहाँ सी डैश के चूंकि तुल धारता हम सी डैश माने हैं, अतः यहाँ सी डैश के दो वैल्यू आएंगे, तो सी डैश का जो यहाँ पर गुणांक है वो 1 होगा। और b का कंपेरिजन करते हैं तो b के प्लेस पर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है c, या इसको सी डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सी डैश सी या सी डैश। तो x के प्लेस पे यहाँ पे b के प्लेस पे माइनस सी
और यहाँ सी के प्लेस पे देखते हैं माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होता है। अब यह वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो हमें इसके दो वैल्यू आ जाएंगे। अतः संयोजन की जो तुल्य धारता होती है इसके दो वैल्यू आएंगे, सी डैश इक्वल टू माइनस बी। अब यहां पे माइनस बी, तो बी के प्लेस पर माइनस सी है तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाते हैं, तो सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स माइनस सी का स्क्वायर करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4c स्क्वायर हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4ac बाई 2a। 2a मीन्स यहां पर ले लेते हैं a की वैल्यू, यहां a के प्लेस पे स्मॉल a लेते हैं, a के प्लेस पर 1 प्राप्त होगा तो a के प्लेस पर 1 है, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से सी डैश इक्वल टू सी प्लस माइनस अंडर रूट 5ac बी स्क्वायर। इसमें से 4ac, तो a की वैल्यू सॉरी इस फार्मूला में b के प्लेस पे c माइनस सी लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर। यह वैल्यू 5c स्क्वायर का होता है। इसको एक बार और ध्यान दें, इस फार्मूला के अनुसार, सिद्धार्थ फार्मूला के अनुसार यह इसके दो मान आते हैं जिसका मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। यहाँ पर अगर इससे तुलना करते हैं तो a के प्लेस पे 1 प्राप्त होता है, b के प्लेस पर माइनस सी और c के प्लेस पर माइनस सी स्क्वायर है। तो ये वैल्यू अगर इसमें हम इस फार्मूला में रखें, माइनस बी के प्लेस पे c रखें माइनस सी, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह माइनस सी का स्क्वायर करते हैं सी स्क्वायर, फिर माइनस 4ac है यहाँ पे तो इसका सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस 4 माइनस 4c स्क्वायर होगा तो प्लस 4c स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सी डैश, इसमें से c अगर आउटसाइड आता है तो हो जाएगा c प्लस माइनस c अंडर रूट 5 बाई 2, जहाँ c डैश इक्वल टू c को हम कॉमन के रूप में लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू सी प्राप्त होता है। किंतु देखते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी तुल्य धारिता सी डैश इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 इंटू सी होगी। यही तुल्य धारिता प्राप्त होती है। बाकी हम आपको नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। थैंक यू।